जोरान ममदानी अमेरिका के सबसे बड़े और अमीर तरीन शहर न्यूयॉर्क सिटी में नाजिम मुंतखब। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। एक 2 पार्ट एपिसोड है ये। पहले हम बात करेंगे न्यूयॉर्क और वहां पे जोरान ममदानी जो बेसिकली सक्सेसफुल उन्होंने कैंपेन लड़ी, और उसके बाद जो उनको सपोर्ट मिल रही है पाकिस्तान से, स्पेशली जो पाकिस्तान में हुक्मरान तबके हैं which have more in common with एंड्रू क्वोमो, वो अब सपोर्ट के अंदर और बड़ी दास्तानें लिख रहे हैं। इन दोनों मौजूआत के ऊपर इस डबल एंडर एपिसोड के अंदर हम ज्वाइन कर रहे हैं वकास अहमद, ऑल्सो नोन एज वोरकास। थैंक यू सो मच न्यूयॉर्क साहब में ज्वाइन कर रहे हैं। वकास, पहले तो ये बताएं कि ये जोरान ममदानी एक साल पहले कोई जानता भी नहीं थे इस बंदे को। आपने पेशन गोई जरूर की थी इस साल के शुरू में कि ये एक बंदा आ रहा है, और अब ये नाजिम मुंतखब हो गया। अच्छा, तो अस्सलाम वालेकुम। इस असल में ना हमें जानना चाहिए था इस बंदे को, क्योंकि ये न्यूयॉर्क का लोकल पॉलिटिशियन पहले से ही था। एस्टोरिया का ये काउंसिल मेंबर हुआ करता था। अब मैं जब नया-नया आया था ना न्यूयॉर्क में, ये आज से कुछ 4-5 साल पहले की बात है, 2020 में कोविड जब चल रहा था, पीक कोविड के दरमियान में मैं न्यूयॉर्क आया था। तो देखिए, जब आप किसी शहर में जाते हैं ना या किसी नए मुल्क में जाते हैं, मैं पाकिस्तान से यहाँ पे आ रहा था, जब किसी नए मुल्क में जाते हैं तो आपको अपनी लोकल सराउंडिंग्स, जो आपकी लोकल पॉलिटिक्स है, जो आपकी लोकल कम्युनिटीज़ हैं, उसके बारे में थोड़ी अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप किन लोगों के दरमियान में, जो जिन लोगों के आप मेहमान हैं या जिस कम्युनिटी में आप आए हैं, इन लोगों के अपने क्या स्ट्रगल्स चल रहे हैं, इनके अपने क्या इश्यूज़ हैं। ये बेसिक अवेयरनेस ना आप कहीं पे भी नई जगह पे जाएँ तो आपको होनी चाहिए। अब जैसे पाकिस्तान में हम थे, हमारे अलग स्ट्रगल चल रहे थे, हमारे अपने मसले थे। अगर कोई बाहर से आए और वो उससे यानी फ्लो उसके ऊपर होवर करते रहे और उसके दरमियान में ना पड़े, तो पार्ट ऑफ द कम्युनिटी उसको हम नहीं समझेंगे, और यहाँ पे भी ऐसे ही है। अगर आपने एसिमिलेशन करनी है तो आपको उस कम्युनिटी के मसले जानने चाहिए। तो उस दरमियान में जब मैं एस्टोरिया में था, तो मैंने लोगों से पूछा कि यहाँ के लोकल कौन पॉलिटिशियंस हैं, क्योंकि अमेरिका में ना बड़ी लेयर्स में पॉलिटिक्स चल रही है। एक पॉलिटिक्स है आपकी प्रेसिडेंशियल पॉलिटिक्स, जो आपकी फेडरल लेवल पे, जो आपके हाईएस्ट लेवल पे पॉलिटिक्स चल रही है, जिसमें हर 4 साल बाद प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं। लेकिन अमेरिका एक बहुत पुरानी और बहुत रिच डेमोक्रेसी है। अगर हमने अमेरिका की पूरी कंप्लीट नेस को समझना है ना, तो हमें सारी लेयर्स को समझना चाहिए, ठीक है? फिर प्रेसिडेंशियल पॉलिटिक्स के बाद आती है आपके सेनेट और आपके कांग्रेस। वो सब इलेक्टेड पोजीशंस हैं। फिर उसके बाद आपके स्टेट आ जाते हैं, आपके स्टेट लेजिस्लेचर्स, स्टेट सेनेटर, स्टेट कांग्रेस, उसके जो है उसकी अलग पॉलिटिक्स चल रही है। फिर सिटी लेवल पे, और फिर सिटी लेवल पे मेयर कौन है, और फिर नीचे काउंसिल्स हैं, उनकी अलग पॉलिटिक्स। जो काउंसिल्स हैं, फिर जो आपके जो पुलिस स्टेशन है, आपका जो, क्योंकि आपके जो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है, तो जो आपके बेसिकली हेड ऑफ पूरा जो पुलिस की जो प्रोसिक्यूशन है उसका हेड होता है, वो भी इलेक्टेड पोजीशंस होती हैं यहाँ पे। तो आपकी और फिर बहुत ज़्यादा हर चीज़ की यहाँ पे इलेक्टेड पोजीशंस होती हैं, आपकी हेड लाइब्रेरियन से लेके सब कुछ। तो अमेरिका की रग-रग के अंदर डेमोक्रेसी है। ये जो एक कंट्री है फाउंडेड ऑन द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। तो हर जगह पे यहाँ पे पॉलिटिक्स चल रही होती है और उसके अंदर इलेक्शंस चल रहे होते हैं। तो उन सारी चीज़ों के बारे में आपको अवेयर होना चाहिए, क्योंकि आप हर चीज़ का पार्ट हैं, आप सारी लेयर्स का पार्ट हैं किसी न किसी तरीके से। तो जब आप अपने लोकल पॉलिटिक्स में चलते हैं, आप जब देखते हैं आपके काउंसिल मेंबर्स कौन हैं, उनकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं और क्या पोज़ीशन्स हैं। न्यूयॉर्क में एक अंडर द सरफेस एक मूवमेंट चल रही थी, और ये पूरे अमेरिका के अंदर चल रही है, बड़े अरसे से चल रही है। अमेरिका एक पॉलिटिकल यानी एक कैपिटलिस्ट कंट्री है, ठीक है? यहाँ पे एक 2 पार्टी सिस्टम है, जो फेडरल लेवल पे चल रहा है। जो है आपका रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। ये 2 पार्टीज़ हैं। ये 2 पार्टीज़ फेडरल लेवल पे हमेशा कम्पीट करती रहती हैं। लेकिन अंडर द सरफेस, जो आपकी लोकल लेवल पे बहुत सारी पार्टीज़ और भी ऑपरेट कर रही होती हैं, जो किसी न किसी तरह मेजर पार्टीज़ के साथ अलाइन्ड होती हैं। जो ये डेमोक्रेट्स के साथ अलाइन्ड होगी, रिपब्लिकन होगी या इंडिपेंडेंट भी होंगी। उनमें से एक है डीएसए, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट्स ऑफ अमेरिका। तो जो यहाँ का चैप्टर है, न्यूयॉर्क का चैप्टर है डीएसए का, उसका ज़ोरान ममतानी उसका एक मेजर पार्ट थे, और यहाँ पे काउंसिल मेंबर भी थे। और काउंसिल जो यहाँ पे थी, जो लोकल आपकी नेबरहुड लेवल पे और आपकी काउंसिल लेवल पे बहुत सारी चीज़ें देखती होती है। अब न्यूयॉर्क जो है, जिस तरह हम किसी एक शहर को इमेजिन करते हैं,
बहुत सारे डिफरेंट शहर होंगे, मैं यानी कंपैरिजन नहीं करूंगा, लेकिन न्यूयॉर्क के अंदर एक सेंस ऑफ लोकल बिलोंगिंगनेस काफी ज्यादा है कि आप अपने नेबरहुड का हिस्सा हैं, और आपकी आपकी जो नेबरहुड के अंदर एक्टिविटीज चल रही हैं, आप उनका पार्ट हैं, आप जानते हैं अपने नेबर्स को। और समझे अगर आपकी भी फार्मर मार्केट लगती है, आप वहाँ जाते हैं, आप उन लोगों से मिलते हैं, आप लोकल बिजनेसेस को सपोर्ट करते हैं। आप अपने लोकल कॉफी शॉप से जाते हैं, वहाँ पे लोगों से मिलते हैं। आप जिस स्कूल में आपका बच्चा जाता है वो आपका लोकल स्कूल होता है, और जिस थाने से आपका ताल्लुक होता है वो यानी आपका लोकल प्रीसिंक्ट होता है। तो यानी एक सेंस ऑफ लाइक लोकल कनेक्टेडनेस बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए एक तो वो पॉलिटिक्स है, तो उसमें जो मेयरल पॉलिटिक्स है, वो उसका जो फाइनल जो उसका पार्ट है ना, वो मेयरल कि न्यूयॉर्क का मेयर कौन होगा। एज सच यानी न्यूयॉर्क की अगर आप जीडीपी देखें, जीडीपी के हिसाब से उसका इकोनॉमिक साइज देखें, बहुत सारे मुल्कों से जो न्यूयॉर्क मेयरलिटी है ना, जो रान ममदानी के नीचे अंडर अब जो पैसा होगा, वो पाकिस्तान के बजट से ज्यादा होगा। ठीक है, बहुत सारे मुल्कों से वो ज्यादा पैसा है बेसिकली, जो न्यूयॉर्क सिटी है वो उसकी इकोनॉमी। तो आप इमेजिन करें इसको। तो उसका जो टॉप मैन है वो आपका मेयर होता है, उसके नीचे काउंसिल मेंबर्स, और वो पूरी वो उसकी पॉलिटिक्स सेटअप होती है। जब मैं जिस साल ये यहाँ पे आया था ना, यहाँ पे पॉलिटिक्स चल रही थी, क्योंकि कोविड नया नया हुआ था। उस टाइम पे गवर्नर थे एंड्रू कुमो, और एंड्रयू कुमो के अंदर इन्होंने ये किया था कि बहुत सारे यहाँ पे होते हैं, यानी अगर जब आप बूढ़े हो जाते हैं, क्योंकि छोटे घर हैं, और यहाँ पे इंडिविजुअल यानी फैमिली सिस्टम उस तरह का नहीं है जो एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम हमारा होता है। तो जब लोग बूढ़े हो जाते हैं, बहुत सारे लोग ओल्ड पीपल्स होम्स में चले जाते हैं, या असिस्टेड लिविंग फैसिलिटीज में चले जाते हैं, जहाँ पे बूढ़ों को उनकी मदद करने वाले लोग होते हैं, नर्सेज और सब कुछ। तो उन जगहों पे एंड्रयू कुमो ने डिसाइड किया कि इनको रख दिया जाए, कोविड पेशेंट्स जो हैं उन्हीं को उधर रख दिया जाए, और इनको लॉकअप कर दिया जाए। इसकी वजह से बहुत सारे न्यूयॉर्क के सीनियर सिटीजन उनकी कोविड में डेथ हो गई। और वो उनको यानी ये बहुत बड़ा स्कैंडल था न्यूयॉर्क में कि बहुत सारे लोग मार दिए, बूढ़े लोग मार दिए एंड्रू कुमो ने, सिर्फ अपनी गफलत की वजह से। एक स्ट्रैटेजी जो आपने सही से सोची भी नहीं थी, कंप्लीटली अवॉइडेबल डेथ्स थी। ये नहीं कि कोई आफत आई हुई थी एंड्रू कुमो पे कि ये तरह करना जरूरी था। ये उसको बोला भी था लोगों ने कि ये एक अच्छा आइडिया नहीं है, उन्होंने किया, और ये एक कैटास्ट्रोफिक फेलियर हुआ। और फिर उसके बाद उसको उन्होंने कवर अप करने की कोशिश की, यानी उन्होंने एक्चुअल डेथ्स के नंबर बताए भी नहीं। फिर कुमो का एक और स्कैंडल आया कि इसने बहुत सारी औरतों को सेक्सुअली हरास किया था, और उनको ना सिर्फ सेक्सुअली हरास किया, बल्कि अपने कैंपेन फंड में से जो अपने लीगल इश्यूज थे उनको खत्म करने की कोशिश की, और लीगल पेमेंट्स अपने जो ऑफिशियल फंड्स हैं उनमें से देने की कोशिश की। और कोई 16 औरतें इसके खिलाफ आई, और उन्होंने बोला कि इसने हमारे साथ यानी हरास में हमें हरास किया, हरासा किया हमें। तो ये कुमो की पर्सनालिटी है। अब कुमो साहब चले गए, और उस टाइम पे थोड़े लोग मैं उस टाइम पे कोई दूसरे सेमेस्टर में होऊंगा, एनवायू में मैं अपना मास्टर्स कर रहा था। तो उस टाइम पे मेयरल इलेक्शन होना शुरू हो गया। तो उस मेयरल इलेक्शन में वो यानी कोविड के एंड पे आ रहे थे, लोग इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे लोकल पॉलिटिक्स में। तो उस टाइम पे उन्होंने इलेक्ट कर लिया एरिक एडम्स को, जो कि एक यानी लो टर्नआउट वोट में एक रैंडम सा कैंडिडेट था, जिसके लोगों को पता नहीं था, लेकिन वो सेफ कैंडिडेट था क्योंकि वो पुलिस में काम कर चुका था पहले, और ये सब कुछ। तो एक ईज़ी कैंडिडेट था, उसको इलेक्ट कर दिया। टर्न्ड आउट कि एरिक एडम्स एक निहायत ही करप्ट इंसान है, जिसने टर्किश से पैसे लिए, टर्किश एयरलाइन में फ्री सीटें ली, और जो है फॉरेन गवर्नमेंट के वो था। फिर उसने जो है कैंपेन फाइनेंस में उसने करप्शन की हुई थी। फिर उस बंदे ने वो डोनाल्ड ट्रंप के पास गया, और अपने वो जो केसेस थे, ये सारी करप्शन के केसेस जो उसके ऊपर आने लगे थे जब उसके ऊपर, तो उसने डोनाल्ड ट्रंप के साथ डील कर ली कि ये मेरे केसेस हटा दो, तो मैं आइस को यहाँ शहर में आने दूंगा, और धावा बोलने दूंगा। ये सारी पॉलिटिक्स चल रही है न्यूयॉर्क में। अब मैं लास्ट 4 साल, सॉरी मैं थोड़ा सा बोरिंग हो रहा हूँ ये सारी डिटेल्स में जाते हुए, लेकिन मैं एक बैकग्राउंड देना चाह रहा हूँ कि न्यूयॉर्क में चल क्या रहा था इन पिछले 4-5 सालों के दरमियान में, जिसमें ममदानी आया। ममदानी एक वर्चुअली अननोन डीएसए का काउंसिल मेंबर, जो कि एक लाइकेबल बंदा है, एक नॉर्मल ऑनेस्ट बंदा है, एक नॉर्मल इंसान है, ठीक है। और वो काफी एक यानी अच्छा बोलता है, अच्छी फैमिली से है, और उसके आइडियाज की फाउंडेशन स्ट्रांग है, क्योंकि उसका बाप जो है उसकी यानी उसकी सोशलिज्म की पॉलिटिक्स है, वो एक यानी फिलोसोफर है उसका बाप बेसिकली, और उसकी माँ एक आर्टिस्ट है। तो उसको उसकी जो ये फाउंडेशंस है ना, वो उसकी क्लियर है। तो ना कोई ऐसी आर्टिस्ट है, मीरा नैयर माँ है, बाप ममदानी साहब जो हैं वो सिविल राइट्स मूवमेंट के अंदर
एमएलके के साथ उन्होंने बिल्कुल। मार्च भी किया हुआ है। तो इसलिए अब वो एक बंदा एक वेल राउंडेड पर्सनैलिटी है, ठीक है? तो वो उसमें आ रहा है। अब कुछ भी नहीं है, न्यूयॉर्क की पॉलिटिक्स आपको मैंने बताया कि ये न्यूयॉर्क के जो जीडीपी है बहुत सारे मुल्कों से बड़ा है, लेकिन पॉलिटिक्स इतनी इग्नोर्ड हुई थी पिछले 4-5 सालों में। और उसी दरमियान में जब कोविड खत्म हुआ ना, यानी जब कोविड खत्म हो रहा है, तो कोविड के दरमियान में थोड़ी-सी स्टैगफ्लेशन हुई थी कि प्राइसेज़ इक्वल हुई थी, सब चीज़ें सस्ती हो गई थी, इंटरेस्ट रेट भी सस्ते हो रहे थे। लेकिन जैसे ही कोविड खत्म हुआ ना, मार्केट स्टडी, इंटरेस्ट रेट क्लाइंब होना शुरू हुए और चीज़ों की प्राइसेज़, इन्फ्लेशन क्रेज़ी बढ़ गया। तो न्यूयॉर्क में अफोर्डेबिलिटी का बहुत बड़ा क्राइसिस आ गया। यहाँ पे रेंट्स अफोर्ड करना मुश्किल हो गया, यहाँ पे ग्रोसरीज़ अफोर्ड करना मुश्किल हो गया, सब कुछ मुश्किल हो गया। और लोगों ने रियलाइज़ किया कि ये तो हम अपनी लोकल पॉलिटिक्स में तवज्जो नहीं दे रहे और यही एक रिफ्यूज है, क्योंकि जो फेडरल लेवल पॉलिटिक्स है, उसमें तो बहुत सारा पैसा लोगों को बेबस कर देता है। तो डोनाल्ड ट्रंप फेडरल लेवल पे जीत चुका है। अब लोगों को कोई उम्मीद चाहिए थी और उसमें ज़ोरान ममदानी ने मैक्सिमम कैपिटलाइज़ किया, लोगों को एक अच्छा पॉलिटिशियन दिया। तो इसी वजह से 1 साल के अंदर-अंदर उसका ग्राफ इतना तेज़ी से बढ़ा। अब ये चीज़, यानी मैं क्योंकि लोकल पॉलिटिक्स फ़ॉलो कर रहा था, मैंने आपको इनिशियली इसलिए बोला था कि ज़ोरान ममदानी एक यानी इम्पोर्टेंट कैंडिडेट साबित होगा, क्योंकि वो एक नॉर्मल इंसान था उस सिस्टम के अंदर जहाँ पे कोई भी किसी काबिल नहीं था। अब ज़ोरान ममदानी के ऊपर बहुत सारी क्रिटिसिज़्म भी होंगी या कुछ भी, मैं उसको एड्रेस भी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि वो कंपैरिज़न ही नहीं है ज़ोरान ममदानी और बाकी कैंडिडेट्स में। उसी तरह जिस तरह मैंने एक दफ़ा ट्वीट की थी कि ना ज़ोरान ममदानी न्यूयॉर्क का इमरान खान है, तो बहुत सारे लोगों को आग लगी थी, लेकिन कंपैरिज़न एग्ज़ैक्ट वही है कि वो एक बंदा है जिसका और उसके जो साथ उसके ओपोनेंट्स हैं, उनका कोई कंपैरिज़न ही नहीं है। ये एक नॉर्मल इंसान है जो कि अचीव कर रहा है ये सारी चीज़ें, जो कि ये कर सक रहा है, जिसके पास एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है और जो लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, लोग उससे एंगेज कर रहे हैं, डायरेक्टली उसके साथ एंगेज कर रहे हैं। आप देखिए ज़ोरान ममदानी के साथ कितने लोग डायरेक्टली एंगेज करते हैं और कितने ज़बरदस्त तरीके से करते हैं। अभी भी उसने वो एंगेजमेंट जारी रखी हुई है। उसने आज एक वेबसाइट रिलीज़ की है, पब्लिश की है, जिसके अंदर वो लोगों से बोल रहा है कि वो उसकी टीम का हिस्सा बने और वो किस तरह से अपना रिज़्यूमे उनको दे सकते हैं, ताकि वो ज़ोरान ममदानी की जो मेयरल टीम होगी उसका पार्ट बने और सिटी गवर्नमेंट के लिए काम कर सकें। तो ये सिटीज़न लोग तरस रहे हैं। पूरी दुनिया अच्छे पॉलिटिशियन के लिए तरस रही है, अच्छा पॉलिटिशियन मिल नहीं रहा। देखें, और इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं है हमारी। हमें फरिश्ते भी नहीं चाहिए, हमें कोई ऊपर से उतरे हुए लोग भी नहीं चाहिए। हमें नॉर्मल बंदे चाहिए जो कि एक सीधी बात करें और जो कि नॉर्मल लोगों को एड्रेस करने की कोशिश करें। अब फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी ऊपर से। जो ज़ोरान ममदानी के ओपोनेंट्स थे, उन्होंने बात करना शुरू कर दी, उसको कॉर्नर करना शुरू कर दिया उसकी पॉलिसीज़ पे नहीं, इस बात पे कि वो इसराइल को सपोर्ट नहीं करता और वो उसने जेनोसाइड बोला है और वो फ़लस्तीन के बारे में। अब अमेरिकन पॉलिटिशियन, स्पेशली ये जो बूमर हैं, जो पिछले जनरेशन के हैं, इनको इनको लगा कि जब वो इसराइल की बात करेंगे कि तो लोग ज़ोरान के अगेंस्ट हो जाएँगे। लेकिन उसका ऑपोज़िट हुआ, क्योंकि अमेरिका के अंदर अब ये आप देखें, लेफ्ट, राइट, हर साइड पे जितने सर्वेज़ पिछले 2 साल के अंदर जो सर्वेज़ हुए ना, जितने फ़लस्तीन के बारे में, इसराइल के बारे में, वो सारे आप उठा के देख लें। अंडर द सरफेस एक मूवमेंट चल रही है, रिपब्लिकन, डेमोक्रेट, हर जगह पे, कि हमने इसराइल को सपोर्ट नहीं करना, क्योंकि इसराइल एक लिमिट से, हद से आगे जा रहा है। और ये चीज़ लोगों के अंदर पेंट अप फ्रस्ट्रेशन आ रही है लोगों के अंदर, क्योंकि वो देख रहे हैं, बच्चे मरते हुए देख रहे हैं सोशल मीडिया पे हर रोज़। जो डेमोक्रेट्स हैं वो देख रहे हैं, जो रिपब्लिकन्स हैं वो देख रहे हैं। अगर आपने देखा रिपब्लिकन्स में क्या मूवमेंट चली है, आप टकर कार्लसन और निक फुएंटेस और वो पूरी जो सीन चल रहा है ना वहाँ पे, वो देखिए, अमेरिका फर्स्ट जो मूवमेंट एक वहाँ पे आ रही है, वो चल रही है। वर्सेस मार्क लेविन और हाँ, लॉरा लूमर, और बेन आप शपीरो। ये देखें, इनकी एंगेजमेंट लॉरा लूमर और मार्क लेविन और शपीरो 0 हो चुकी है। और आप फिर निक फुएंटेस और टकर कार्लसन की और कैंडिस ओवेंस की एंगेजमेंट देखें, उनकी एंगेजमेंट थ्रू द रूफ है। आपको पता चले ट्रेंड किस तरफ जा रहा है। और जो डेमोक्रेट्स हैं उसमें तो ट्रेंड आउट ऑफ कंट्रोल है। यानी ये तो चीज़ इसराइली भी रिकॉग्नाइज़ कर चुके हैं, क्योंकि 70% डेमोक्रेट्स अब नहीं सपोर्ट करते इसराइल को, वो सपोर्ट करते हैं फ़लस्तीन को और वो जेनोसाइड उसको बोलना चाहते हैं। तो जब इन्होंने ये गलती की कि ममदानी को उन्होंने फिर फ़लस्तीनी कॉज़ के साथ एसोसिएट कर दिया, तो लोग और भी ममदानी, उनको लगा कि हम ममदानी को वोट दे रहे हैं तो हम फ़लस्तीन को वोट दे रहे हैं। और यानी कुछ लोगों को शायद लगेगा कि अमेरिकन्स के अंदर ये चीज़ नहीं है, लेकिन है बहुत ज़्यादा। न्यूयॉर्क के अंदर अगर आप किसी भी बंदे को राह चलते, किसी बंदे एक्सपेरिमेंट करना चाहें ना, अगर आप विज़िट करें, राह चलते हुए किसी बंदे को मिलें और आप उससे पूछें कि वो फ़लस्तीन का सपोर्टर है या इसराइल का सपोर्टर है, आपको सरप्राइज़िंगली
ज़्यादातर लोग फ़लस्तीन के सपोर्टर्स मिलेंगे और आपको ये बात बोलते हुए वो मिलेंगे जो एग्ज़ैक्टली जो चीज़ आप सोचते हैं एज़ अ पाकिस्तानी या आपको लगेगा कि ये शायद मुस्लिम कॉज़ है, ऐसा नहीं है। ये कॉज़ एक मेन स्ट्रीम ग्लोबल ह्यूमन राइट्स कॉज़ बन चुका है। जब लोगों की इस तरह एसोसिएशन करा दी ना, तो लोगों ने बोला कि ये एक प्रॉक्सी है ऑन द वोट फॉर पैलेस्टाइन, क्योंकि लोग नहीं दे सक रहे। अमेरिकन लोगों के सामने किसी बैलेट पेपर में ये ऑप्शन दिया ही नहीं जा रहा उनको कि हमने फ़लस्तीन को सपोर्ट करना है कि नहीं करना, हमने इसराइल की सपोर्ट खत्म करनी है कि नहीं करनी। ये एक बाय डिज़ाइन है कि ये क्वेश्चन कभी भी डायरेक्टली टू द अमेरिकन पब्लिक नहीं पुट अप किया जाए। ये हमेशा इनडायरेक्ट होगा, ये कांग्रेस के थ्रू जाएगा, सेनेट के थ्रू जाएगा, क्योंकि ये किसी भी बॉटलनेक के थ्रू जाएगा, किसी भी फनल के थ्रू जाएगा, तो उस फनल को आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है? जो एपेक है वो कांग्रेस को कंट्रोल कर सकता है, सेनेट को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन अगर कोई रेफरेंडम होता है अमेरिका के अंदर कि आपने किसको सपोर्ट करना है, आपने इज़राइल को एड देनी है कि नहीं, तो वो रेफरेंडम इज़राइल हारेगा, दोनों साइडों पे। तो ये रिकॉग्निशन इज़राइल के अंदर है, एपेक के अंदर है और इस रिकॉग्निशन की वजह से वो चाहते हैं कि ममदानी टाइप के लोग कभी इलेक्ट ही ना हो, क्योंकि ये चीज़ बबल अप करती है। जब ममदानी अब जीत गया ना, तो जो और पॉलिटिशियंस हैं, जिनको पहले लगता था कि मजबूरी है हमारी कि हम इज़राइल को सपोर्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि हमें वोट नहीं मिलेगा, उनको शय मिलेगी कि अब वो बोलें कि हमें नहीं ये ज़रूरत है। वो उनको एक एग्ज़ाम्पल मिलेगी कि ये हमारी मजबूरी अब नहीं है एनीमोर, दिस इज़ नो लॉन्गर अ थिंग दैट वी हैव टू डू। हर किसी को इज़राइल जाना था और ममदानी साहब कह रहे थे कि मैं यहाँ पे ही रहूँगा। तो हाँ, बात अब को आगे देखिए बढ़ाएँ ये वीडियो प्लीज़। कितनी डेटेड लगती है आपको कि ये क्वेश्चन कितना फेक तरीके से लाया गया है। अब न्यूयॉर्क के मेयर का इलेक्शन है, आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं कि तुम कौन से मुल्क में जाओगे? अब मैं आपको किसी चीज़ के लिए रख रहा हूँ, अब मैं आपको यानी अपने ऑफ़िस का मैनेजर रख रहा हूँ, तो मैं बोलूँ कि यार तुम छुट्टियाँ कौन से मुल्क में मनाते हो? ये एक बेवकूफ़ाना सवाल है, क्योंकि आप न्यूयॉर्क का मेयर हो, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स नहीं है, फॉरेन मिनिस्टर नहीं, कुछ भी है, वो न्यूयॉर्क सिटी जो है उसका मेयर है, न्यूयॉर्क स्टेट का भी नहीं है। तो उससे आप बेहुदा सवाल पूछ रहे हो। फिर जब वो सवाल ममदानी पे आता है, ममदानी ने दे दिया जवाब, वो सवाल आगे जा सकता है, लेकिन नहीं, वो जो प्रेज़ेंटर है वो रुक जाती है, वो फिर उससे इसराइल के बारे में पुश करती है, क्योंकि ममदानी ने यानी आपने एक बॉल कराई, उसने वेल लेफ्ट कर दी, उसने इसराइल का नाम लिए बगैर वो सवाल कंक्लूड कर दिया। उसने बोला कि मैं यहाँ पे न्यूयॉर्क सिटी में रहूँगा, क्योंकि मैं न्यूयॉर्क सिटी का मेयर हूँ, लॉजिकल बात है बिल्कुल। लेकिन उसने कहा कि नहीं, तुम इसराइल को रिकॉग्नाइज़ करते हो कि नहीं, इसराइल जाओगे कि नहीं? तो फिर उसने जाके अपनी पोज़ीशन क्लियर की और उसको ये जवाब देने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसने जवाब दिया पूरा का पूरा। तो लोगों को एहसास हुआ कि ये कितनी बेवकूफ़ाना बात है, ये क्या तमाशा लगा हुआ है हमारे सामने। क्यों इसराइल के बारे में बात हो रही है? यानी चलो जो इसराइल का सपोर्टर भी होगा, वो न्यूयॉर्क का जो शहरी है, वो कह रहा है यार मेरे यहाँ पे मैं अपना रेंट नहीं दे सक रहा, मैं अपने जो है बिल नहीं दे सक रहा और मेरी ग्रोसरी के जो है पैसे इतने बढ़ते जा रहे हैं, तो मैं इसराइल जाने से क्या ताल्लुक है किसी चीज़ का? तो ये जो कार्टूनिश है ना, ये हमारे सामने रखी गई। यानी ये जो ड्रामा है हमारे सामने रखे गए कि ये सारे देखो कार्टून है और ये एक नॉर्मल बंदा है जो सीधी बात कर रहा है। अब आप देखें न्यूयॉर्क वालों को बहुत डराया गया कि ये मुसलमान है, मुसलमानों ने 9/11 किया था, इसको वोट ना दिलवाओ। लेकिन आप देखें, हम कभी-कभी सोचते हैं कि दुनिया में बहुत रेसिज़्म है, कि गोरे बहुत रेसिस्ट हैं या अमेरिकन्स बहुत रेसिस्ट हैं, लेकिन इन्होंने किया है एक मुसलमान को यहाँ पे इलेक्ट। उन्होंने नहीं देखा उसका कलर और उसका स्किन, उसका रिलिजन नहीं देखा न्यूयॉर्क ने, यानी न्यूयॉर्क का वोट है ये। ये कोई अब मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा कि न्यूयॉर्क का ये है कि नहीं, ये हमने एक यानी स्टैटिस्टिकल आपके पास प्रूफ है इस टाइम पे कि ज़्यादातर लोग न्यूयॉर्क के नहीं देखते ये चीज़ें।